नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जेक बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। यानी क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, अभी से ही जुड़ जाइए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे साथ। हम आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर दें। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चंस एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर झारखंड बोर्ड पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय समस्या होता है वो संसाधनों का आवंटन, ठीक है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, उसके बाद आर्थिक विकास। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो उपयुक्त सभी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, 2 नंबर है, अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा किसने दी है। तो अर्थशास्त्र में धन संबंधित का जो परिभाषा है वो एडम स्मिथ ने दिए हैं। कौन दिए हैं? एडम स्मिथ। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किए। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, तो माइक्रो शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले रेगन फ्रिज ने किए थे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चंस को आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए ताकि आप 2025 का जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो तो उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, अच्छा मार्क्स ले पाएँ। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त भी तैयारी शुरू कर दे। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो इसमें से कौन सा आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो उपयुक्त सभी देख लीजिए, उत्पादन भी आर्थिक क्रिया का प्रकार होता है, उपभोग भी और विनिमय भी। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 5 नंबर है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 6 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो कि मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है वो कहलाता है उपयोगिता। क्या कहलाता है? उपयोगिता। यानी हमारी ज़रूरत को जो पूरा करता है, ठीक है, तो उसे उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो देखिए जब कुल उपयोगिता जो है वो अधिक हो जाएगी ना, तब सीमांत उपयोगिता जो होता है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ठीक है। क्या होगा? जब कुल उपयोगिता सबसे ऊपर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे गेसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो गेसेन का जो प्रथम नियम है वो किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को, ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गेसेन का नियम कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, आगत को निर्यात में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जो हम चीज़ खरीद कर लाते हैं उसे फिर निर्यात करते हैं, बेचते हैं, तो वो उत्पादन कहलाता है, ठीक है। यानी कि आगत को निर्गत में परिवर्तित करना, ठीक है, आगत को निर्गत में परिवर्तित करना वो क्या कहलाता है? वो उत्पाद कहलाता है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, फार्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है। ठीक है, फार्म में जो चीज़ उत्पाद होता है, वस्तुएं जो उत्पाद होती है, उसे बाजार में जब ले जाके बेचेंगे उसे आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये सब एकदम वीवीआई क्वेश्चन से, इस सबको एकदम आपको रट जाना है बच्चों। आगत तथा निर्गत के बीच
तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है, यानी कि आगत और निर्गत के बीच का जो तकनीकी संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहा जाता है। तो इसका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 12 नंबर है, दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है। तो इन दोनों के बीच की जो रेखा की जो दूरी होती है वो ये उत्पादन स्तर में अंतर, ठीक है, उत्पादन स्तर का जो अंतर होता है वो दिखाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, यानी कि किस बाजार में ए आर जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता के, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अक्ष के समांतर होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। तो ए आर जो है एम आर के बराबर कब होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में ही, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए आर जो एम आर के बराबर जब कब होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, फार्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, यानी कि फार्म का जो लाभ है निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने के लिए अधिकतम होगा। तो ये जो है ए और बी, यानी कि जहाँ एम आर जो है एम सी के बराबर होगा और जहाँ एम सी वक्र रेखा एम आर के नीचे से काटे, तो ए और बी दोनों, सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर प्रश्न है, फार्म के संतुलन की प्रथम शर्तें हैं। तो फार्म संतुलन की जो प्रथम शर्तें है वो है एम सी बराबर एम आर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 17 नंबर है, सम विक्षेपण बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, सम विक्षेपण बिंदु कब उत्पन्न होता है, तो जब ये टी आर बराबर होता है टी सी के, ठीक है, टी आर बराबर होता है टी सी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। तो किसी भी वस्तु का जो वो मूल्य निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति के द्वारा किसी भी वस्तु का जो है मूल्य निर्धारण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य जो पाया जाता है वो अल्पकालीन बाजार में, ठीक है, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में किसने कहा कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। तो ये कथन किसका है कि किसी वस्तु का कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये कथन मार्शल का है, ठीक है, मार्शल ने ये कथन कहा है। उसके बाद हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ, यानी कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो, जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है वहाँ उस कीमत पर निर्धारित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर, अपूर्ण प्रतियोगिता में। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, सीमांत आगमन वक्र और औसत आगमन वक्र से अधिक तेजी से गिरता है, ठीक है, सीमांत आगम वक्र, ठीक है, औसत आगम वक्र से अधिक तेजी से गिरता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्तें क्या है। तो एकाधिकार मूल्य विभेद की जो महत्वपूर्ण शर्तें होती है वो होती है बाजार में पृथक होना, ठीक है, कार्य शक्ति में भिन्नता और मांग की लोच में भिन्नता। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता में जब कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो बिक्री पर हम लोगों का बिक्री अधिक हो जाता है, ठीक है, बिक्री अधिक हो जाता है, ये प्रभाव पड़ता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार जो होता है उसमें मांग वक्र जो है, मांग वक्र औसत आगम, ठीक है, औसत आगम का मतलब ए आर का मतलब औसत आगम होता है, तो औसत आगम वक्र होता है, ठीक है। तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन
समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में रोजगार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में रोजगार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक का नाम है मालथस। ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मालथस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 28 नंबर है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य कीमत स्तर का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में और व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत का स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों ए और बी दोनों सही उत्तर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये जो बुक है 1936 ईस्वी में 1936 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तु का जो उदाहरण होता है, दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन जो है ये पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, दर्जी की दुकान में जो उपयोगी के लिए सिलाई मशीन होता है यह पूंजीगत वस्तु का उदाहरण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है, यह ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? यानी कि किसान जो है ट्रैक्टर का प्रयोग करता है, किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण होगा? तो ये उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण होगा। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु का, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 32 नंबर है, आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2011 को 50,000 रुपये हैं, यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? तो अगर हम किसी भी चीज़ को जमा करते हैं, जैसे सोना हो गया, पैसा हो गया, ज़मीन, तो ये सब चीज़ें जो है स्टॉक कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टॉक कहलाती है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पादन में शुद्ध घरेलू उत्पादन को घटाने से क्या प्राप्त होता है? सकल घरेलू उत्पादन में अगर हम लोग शुद्ध घरेलू उत्पादन को घटा देंगे तो हमें जो है घिसावट व्यय प्राप्त होगा। ठीक है, घिसावट व्यय प्राप्त होगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? वस्तु, मुद्रा, चेक, हुंडी। तो कौन सा जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए सबसे अच्छा है? तो मुद्रा। ठीक है, क्या है? मुद्रा भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा ने दूर किया है। तो मुद्रा ने सामाजिक बुराइयों को तो दूर नहीं कर सकता, आर्थिक बुराइयों को भी नहीं, सरकार की समस्याओं को नहीं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली को दूर किया है। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है मुद्रा ने। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है? तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य होता है विनिमय का माध्यम, यानी चीज़ों का लेन देन, ये जो है मुद्रा का मुख्य कार्य है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य है कौन है? तो मुद्रा का जो गौण कार्य होता है वो विलंबित भुगतान का मान जो है मुद्रा का गौण कार्य कहलाता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया है? तो बाजार का जो नियम है वो जे.बी. से ने प्रस्तुत किया है, जे.बी. से ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, जे.बी. से का बाजार नियम किस पर लागू होता है? तो जे.बी. से का जो बाजार नियम है वो वस्तु विनिमय पर और मुद्रा विनिमय पर लागू होता है। तो उपयुक्त ए और बी दोनों, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर जे.बी. से का बाजार नियम लागू होता है। उसके बाद 40 नंबर, प्रतिष्ठा सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, यानी प्रतिष्ठित सिद्धांत यह क्या मानकर चलता है कि जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 41 नंबर है,
पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है? पूर्ति जो है वो स्वयं मांग का सृजन करती है, तो यह नियम किसका है? तो जे.बी. से का। ठीक है, जे.बी. से, एक ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष की अवधि से सरकार के डैश वेरा होता है। वेरा यानी कि जो भी वेरा जिस चीज़ का भी, यानी आय और व्यय का। ठीक है, आय कितना पैसा है और कितना खर्च हुआ है। ठीक है, तो यानी कि बजट एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें कि सरकार की कितना पैसा है और कितना खर्च हुआ उस चीज़ का ब्यौरा रखता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? यानी कि किस अनुच्छेद में बजट का जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में बजट का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 112 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 44 नंबर है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाती है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इसे उपहार कर एवं आय कर दोनों। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं होगा, यहाँ पे आय होगा। ठीक है, आय कर दोनों को उपहार कर एवं आय कर दोनों को माना जाता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद 46 नंबर, भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता कहलाता है। तो भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन जो है उसके संबंधित जो होता है वो क्या कहलाता है? तो पूंजी खाता कहलाता है। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 47 नंबर है, विदेशों से पूंजी निवेश से आय है। यानी विदेशों से पूंजी निवेश से आय जो होता है वो लेनदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? लेनदारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 48 नंबर है, भुगतान शेष के घटक है। तो भुगतान शेष के जो घटक है वो चालू खाता पर भुगतान संतुलन। ठीक है, उसके बाद पूंजी खाते पर भुगतान संतुलन। तो ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 49 नंबर, खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? यानी कि खुली और बंद अर्थव्यवस्था में विनिमय कौन निश्चित करता है? तो मांग तथा पूर्ति। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सभी क्वेश्चंस को आप लोग एकदम रट लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो स्थिर विनिमय दर जो है वो मौद्रिक अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, मौद्रिक अधिकारी वो निर्धारित करते हैं। तो अभी हमने टोटल 50 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और ये इकोनॉमिक्स का एकदम VVI क्वेश्चन है। इसे आप लोग एकदम अच्छा से रट लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।